हो गया, टाइमर आ रहा है, ठीक है। तो टेबल बनाना है और पूरा जो 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 क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस किए थे ना, वो सब अभी यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्या हो गया इसको? फिर से आ गया? तो भाई शेल सबसे पहला के, ठीक है, के से स्टार्ट करेंगे। एन का वैल्यू क्या रहेगा इसके लिए? 1। रिलेट करो अभी, एन का वैल्यू 1 रहेगा तो एल के कितने वैल्यू पॉसिबल होते हैं? कौन सा? यस, मैंने तुमको बताया था कि एल का वैल्यू 0 से n-1 तक जाता है, तो 0 से स्टार्ट होगा। n-1 का मतलब क्या है? n कितना है इधर? तो 1 - 1 0। तो अगर n 1 रहेगा तो l का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। अगर l 0 है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब कितना सबशेल है? एक ही सबशेल हुआ ना,
समझा कि नहीं? नंबर ऑफ सबशेल कितने हुए? एक। अच्छा, उस सिंबल क्या आएगा सबशेल का? 1s। अबे जीरो मतलब एस होता है, पढ़ा है सब। L इक्वल टू जीरो मतलब एस, L इक्वल टू 1 मतलब P, L इक्वल टू 2 मतलब D, और L इक्वल टू 3 मतलब F। तो जीरो मतलब S हो गया, तो 1s। अच्छा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। तो क्योंकि आपके पास एक ही सबशेल है, 1, एक ही सबशेल आ रहा है ना, 1s नाम है उसका, तो s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? s के ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल होता है, नोट्स चेक करो। s का एक ही ऑर्बिटल होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 होते हैं, और f के 7 होते हैं, ये पढ़ा है हमने। तो s का कितना ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल। ओके, अब उस ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू क्या आएगा? तो m का वैल्यू जीरो ही आएगा, क्योंकि अगर l जीरो है तो m भी जीरो ही होता है। l जीरो है तो m, क्योंकि m का वैल्यू कहां से कहां होता है? -L2 प्लस l, -L2 प्लस l। तो आपका l क्या है? जीरो। तो -0 टू +0, तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि इधर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। एक ही आपके सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है ना, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट, k के बाद है l। n का वैल्यू 2, और l के भी 2 वैल्यू पॉसिबल है, बराबर है कि नहीं? तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए टोटल? 2 सबशेल हो गए, 2 सबशेल हो गए। अब उसमें से इस वाले का नाम है 2s, और इस वाले का नाम है 2p। 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 का मतलब s होता है, 1 का मतलब p होता है। 2 सबशेल 2s एंड 2p। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के कितने होते हैं? 3। तो टोटल मिला के टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 जाता है, मैंने लिखवाया है डिस्टिंग्विश में। ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर 4 ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, और बाकी के p के 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 हो गए। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये बताओ जरा, m के कौन से वैल्यू पॉसिबल होंगे? तो अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, लेकिन अगर l 1 है तो m -1 0 +1 बराबर। लास्ट टाइम ही पढ़ा है ये, तुम्हारे बुक में लिखा होगा, इसी पे तो खत्म किया था लास्ट टाइम। चलो तीसरा, के एल के बाद किसका नंबर है? m। m मतलब n इक्वल टू 3, तो l के 3 वैल्यू पॉसिबल होंगे, 1 2। 0 मतलब s p d, तो टोटल मिला के 3 सबशेल। अरे जो शेल का नंबर होता है उतने सबशेल होते हैं, बोला था मैंने। अब इन सबशेल का नाम क्या है? 3s 3p 3d बराबर, करेक्ट। तो s का कितना ऑर्बिटल है? एक, p के 3 और d के 5, टोटल मिला के 9 ऑर्बिटल्स। और बेटा 9 ऑर्बिटल्स में जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैल्यूज लिखेंगे इनके, तो L 0 रहेगा तो M भी 0 आएगा, L 1 रहेगा तो M आएगा -1 0 +1, और अगर L 2 रहेगा तो M आएगा -2 -1 0 +1 +2, बराबर बोल रहा हूं? 5 वैल्यू आएगी ना। मैंने आपको बोला था ना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। 5 वैल्यू आए मतलब 5 ऑर्बिटल, 3 वैल्यू आए मतलब 3 ऑर्बिटल, ठीक है। चलो लास्ट वाला n, n का वैल्यू 4, मतलब l के भी 4 वैल्यू, 0 1 2 3, तो 4 सबशेल हो गए।
sp_d_f, तो ये आ जाएगा 4s 4p 4d 4f। आ गया? कितने ऑर्बिटल हो गए बोलो? s का 1, p का 3, d का 5 और f का 7, टोटल मिला के आपको मिलेंगे 16 ऑर्बिटल्स, और 16 ऑर्बिटल्स में होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब वैल्यू तुम लिख लो, चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। L 0 रहेगा तो M भी 0 रहेगा, L 1 रहेगा तो M के 3 वैल्यू आएंगे। वो लास्ट वाला तुम लिख लो, जगह नहीं है इधर। M अगर L का वैल्यू 3 रहेगा तो M के कितने वैल्यू आएंगे? M L का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो M के वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगे? -3 से। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब भी लिखना चालू कर रहा है, तेरा है ना, क्या होएगा पता नहीं। इधर पब्लिक पूरा टेबल कंप्लीट करके बैठी है, अभी तो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े, ये उसी से रिलेटेड था। जल्दी लिखो। अब इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा एकदम छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा उसमें होता नहीं है। डन, समझाइए। देखो ये टेबल अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना, तुम सारे क्वांटम नंबर को रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछेंगे कि व्हाट आर दी या हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट इन n = 4। अब n = 4 मतलब शेल का नंबर 4 है। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था कि नंबर ऑफ सबशेल इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। देखो इधर 1 है तो सबशेल भी कितना आया, इधर 2 है तो सबशेल भी कितने आए, 3 है तो सबशेल, हाँ, तो जो n का वैल्यू होगा उतने ही सबशेल होंगे उसके अंदर। समझा? अगर आपको ये पूछ लिया कि भाई l का वैल्यू 2 है तो बताओ ये कौन सा सबशेल है, तो आपको याद होना चाहिए l = 0 मतलब s, l = 1 मतलब p, l = 2 मतलब d और l = 3 मतलब f। तो ये अपने को याद होना चाहिए। फिर अगर आपको पूछ लिया कि d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ये याद रखो s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, और फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ सकते हैं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
P में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, D में कितने जाएंगे और F में कितने जाएंगे। तो S सब शेल में, क्योंकि आप देख रहे हो S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बट अगर S के साथ P भी है तो टोटल मिला के हो गए 4 ऑर्बिटल, क्योंकि P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, तो 3 और 1 हो गए 4, तो इसमें 2 जाएंगे और इसमें 6 जाएंगे। तो P सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, P सबशेल ओनली P में कितने जाएंगे 6, S में कितने जाएंगे 2। ठीक है, देखो है ना, कभी कभी है ना वर्डिंग्स के साथ वो लोग खेलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन F सबशेल, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और फिर सेम क्वेश्चन को एक बार पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन F ऑर्बिटल। अब दोनों में फर्क है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन F सबशेल बोला तो उसका आंसर है 14, पूरे सबशेल की बात चल रही है, तो F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बट व्हाट इज द आंसर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन F ऑर्बिटल, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन F ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वर्ड यूज किया मैंने, ऑर्बिटल, मैंने ऑर्बिट नहीं बोला है, तुमको लगा ऑर्बिट, ऑर्बिटल, इसका आंसर 2 है। अरे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, चाहे वो S का ऑर्बिटल हो या P का हो या D का हो या F का हो, ऑर्बिटल में तो 2 ही डाल सकते हो ना। देखो यहां पे घूमता है क्वेश्चन, अब जैसे तुम घूम गए, सबशेल के बारे में पूछते तो टोटल इलेक्ट्रॉन बताएंगे उस पर्टिकुलर सबशेल में। जैसे अगर पूछते अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D सबशेल, तो D सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, कितने 10। लेकिन अगर पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल की बात चल रही है। तो ऑर्बिटल किसी का भी हो, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, समझा। ये जो वर्ड्स है ना, इसको ध्यान में रखने का। अच्छा, ऐसा पूछेगा ना कि भाई व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N शेल, अब शेल की बात किया, N मतलब कौन सा शेल 4, तो आप बोल सकते हो 32 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो शेल के बारे में पूछ रहा है, समझ रहा है। बट शेल के अंदर सबशेल है ना बेटा, तो सबशेल पे क्वेश्चन आएगा तो तुम शेल का आंसर थोड़ी दोगे 32, तुमको तो पर्टिकुलर सबशेल के बारे में पूछेंगे। अब तुमको ये मालूम है कि चौथे शेल में 4 सबशेल होते हैं, S, P, D, F। अब उन्होंने आपको अगर सिर्फ P के बारे में पूछा कि बताओ कि 4th शेल में P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4th शेल के अंदर जो P प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज P की कैपेसिटी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की। आप उधर 32 थोड़ी बोलोगे, क्योंकि आपको P सबशेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, समझा कि नहीं समझा। तो क्वेश्चन है ना, शेल के ऊपर ज्यादा नहीं आएगा, सबशेल और ऑर्बिटल पे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है। ये टेबल तुम्हारे काम का है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो अभी हम लोग 4th क्वांटम नंबर में जाते हैं। 4th क्वांटम नंबर का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, कुछ ऑथर्स इसको S लिखते हैं और कुछ ऑथर्स है ना इसको MS ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कुछ ऑथर सिर्फ S लिखते हैं और कुछ लोग M के नीचे से S लिखते हैं, स्पिन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शायद पहले भी मैंने बताया है कि ये ना स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, बोला था ना,
it is not the solution of Schrödinger wave इक्वेशन। ओके, याद रखो इसको। अब बहुत ही इजी है ये, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स the direction of spinning of electron present in any orbital। ओके, और इनका ये मानना है it also indicates that electron spins on its own axis। देखो, हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऐसे, बराबर है। स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है कि सर्कुलर पाथ में तो घूमता है, उसके साथ साथ वो अपने खुद के एक्सिस पे भी, समझ रहा है, ये देखो खुद के एक्सिस पे घूमना हुआ ना, रोटेशन, रोटेशन बोलेंगे ना इसको। हाँ, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बोल रहा है। ओके, अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। देखो, इनका क्या बोलना है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल करेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे तो फिर वो एक साथ कैसे रह रहे हैं अंदर, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन होगा ना, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन 2 तरीके का होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, समझा। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी। इससे क्या होगा, दोनों का रोटेशन जब होगा तो ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल आउट करेंगे, और जिसके वजह से इनका जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा और ऑर्बिटल स्टेबल रहेगा। तो इन्होंने क्या माना, बाय कन्वेंशन। व्हाट इज मीन बाय बाय कन्वेंशन? कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन मतलब हमने फिक्स कर दिया, हमने ऐसा फिक्स कर दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा, उसके लिए हमने माना कि उसको इंडिकेट करेंगे +½ से, या फिर उसको इंडिकेट करेंगे अपवर्ड एरो से, अपवर्ड एरो। और दूसरा चीज उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको लिखेंगे -½ या फिर डाउनवर्ड एरो। अब मैं आपको बता दूं, ये बाय कन्वेंशन है, वो हमने फिक्स किया है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्लॉकवाइज वाला +½ ही होगा, कोई प्रूफ नहीं है। क्लॉकवाइज वाला -½ भी हो सकता है, समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज वाला +½ हो सकता है, बट अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए क्या किया, फिक्स कर दिया कि भाई +½ मतलब क्लॉकवाइज मान लो और -½ मतलब
एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अगर एरो दिखाना है तो अपवर्ड एरो मतलब क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज ये है, ये तो समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट में ये बोला गया है कि when two electrons accommodate in any orbital, they must have अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो उनका स्पिन कैसे होना चाहिए? आप देखो, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स बनाते हैं ऐसे, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो या तो आप ऐसे दिखाओ पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा, ये सही है, या फिर पहला वाला डाउनवर्ड दिखाओ और उसके बाद वाला, ये भी सही है। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, कोई कंपलसरी थोड़ी है कि पहला वाला हमेशा अपवर्ड वाला ही रहेगा, तो कुछ गारंटी नहीं है, पहला वाला डाउनवर्ड और दूसरा वाला अपवर्ड भी हो सकता है ना, ये दोनों सही है। लेकिन अगर आपने ऐसा दिखाया, ये रॉन्ग है। या फिर अगर आपने ऐसा दिखाया, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज ये सेम स्पिन है। सेम स्पिन समझ रहे हैं, दोनों या तो क्लॉकवाइज है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा माना जाता है, और अब साइंटिस्ट लोग का ऐसा बोलना है कि इस वाले स्पिन को है ना, उन्होंने नाम दिया है पैरेलल स्पिन। क्या नाम दिया? हाँ, और आप लिखो सेम स्पिन। तो इसमें यह पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना सेम स्पिन से, देयर विल बी मोर रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? हाँ, मोर रिपल्शन होगा। तो अगर इस केस में मोर रिपल्शन होगा ना, तो मोर रिपल्शन होने की वजह से ना आपका ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ रह नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर रिपल्शन होगा तो एक साथ कैसे रहेंगे? फिर तो भागेंगे ना वो इधर उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपोजिट स्पिन। समझा क्या बोला मैंने? तो किसी भी ऑर्बिटल में जब आप दो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, एक एरो अगर अपवर्ड बता रहे हो तो दूसरा डाउनवर्ड बता दो, अगर पहला वाला डाउनवर्ड बता रहे हो तो दूसरा वाला अपवर्ड। अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट स्पिन होगा तो हम लिखेंगे मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम रिपल्शन, रिपल्शन एकदम मिनिमम रहेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, तो वो लोग एक साथ उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रह पाएंगे। समझ गया? क्लियर हो गया? देखो ये प्लस हाफ माइनस हाफ जो है ना, ये आर्बिट्री है। आर्बिट्री समझता है? आर्बिट्री समझता है, ऐसा रैंडमली एक ले लिया गया वैल्यू अपवर्ड और डाउनवर्ड को बताने के लिए, मतलब अपोजिट स्पिन को बताने के लिए रैंडमली एक वैल्यू ले लिया गया, उसको प्लस हाफ माइनस हाफ लिख दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है इसका। मैंने आपको बोला था ना, 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रीडिंजर के वेव इक्वेशन से निकाले गए, तो उसका अपने पास प्रूफ है। चौथा वाला ये थियोरेटिकल है, तो यहाँ पे जो भी चीज बताई जा रही है थियोरेटिकल बताई जा रही है।
डन हो गया लिख के। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं उसका नाम है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के शेप, 4 ऑर्बिटल है एसपीडीएफ, बट अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। इन तीनों के अपने को शेप डिस्कस करना है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है अपना, डायग्राम बनाना पड़ेगा सबको। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का शेप, पहला पॉइंट, बेटा इसका शेप स्फेरिकल है। देखो अब तक हम सर्कुलर पाथ बोल रहे थे, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब 2D, सर्कल 2D होता है, स्फीयर क्या होता है 3D। तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल बोला गया, ठीक है। दूसरा चीज ये है, स्फीयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, होता है क्या? स्फीयर इज अ नॉन डायरेक्शनल ज्योमेट्री, नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देन ईच S subshell contains only one S ऑर्बिटल। सही बोल रहा हूं? हर एक S सबशेल के अंदर एक ही S ऑर्बिटल होता है, ओके। अब इसका जरा डायग्राम बताता हूं, तो डायग्राम पे ध्यान दो। अपने को क्या करना है, पहले तो स्फीयर बनाना है। स्फीयर बनाओ, सेंटर में आपके इधर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे से फर्स्ट एक्सिस पास हो रही है, देन सेकंड एक्सिस, देन थर्ड एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का नाम दे रहा हूं मैं, सेंटर में न्यूक्लियस है। देखो ये वाई एक्सिस है ऑब्वियसली, कौन सी वाली? वाई होती है ना, ये एक्स और ये। स्फीयर की एक खास बात क्या है, अभी सुन लो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना स्फीयर में, वो हर डायरेक्शन में सेम होगी। क्यों? नॉन डायरेक्शनल तो है, और एक चीज, इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल समझता है? स्फीयर सिमेट्रिकल है ना, समझा कि नहीं समझा? बराबर है ना हर साइड से। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, ड्यू टू इट्स symmetrical shape, the probability of finding the electron, finding the electrons in all direction is same। समझा? किसी भी डायरेक्शन में हम जाए ना, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अब है ना, मैं आपको एक्चुअल बताता हूं कि हमको बताया गया कि एस दिखता कैसा है। देखो अभी और थोड़ा डिटेल में बताता हूं तुमको।
ये है 1s, 1s पहला ऑर्बिटल 1s। अब जो 1s है उसमें है ना, चलो ये है मेरा सेंटर न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब है ना हम लोग इलेक्ट्रॉन को है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानते हैं। क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मानते हैं। अब व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ये तो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायग्राम है। ऐसा डायग्राम तुम्हारे बुक में बना के दिया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल ही है, फैला हुआ है पूरा। इसको 1s बोलते हैं, 1s, ठीक है। अब मैं आपको 2s बताता हूँ। 2s का साइज से बड़ा होगा, यस और नो? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। शेप स्फेरिकल ही रहेगा, शेप चेंज नहीं होगा, शेप इज स्फेरिकल, साइज बढ़ेगा क्योंकि n बढ़ने से साइज बढ़ता है। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला आपका जो अभी मैं बनाने वाला हूं 2s, इससे बड़ा साइज, ठीक है। अब देखो भाई 2s, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा है इधर पे 2s में। ओए होए, बंद हो गया ना, बंद हो गया ना, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ था? बंद हो गया। हाँ, बंद हो के भी बंद हो के चालू हो गया। सर आप एंड्रॉइड में करो, ये भी मत करो, ऑटो सिर्फ एंड्रॉइड में हो जाएगा। हाँ वो पता है मुझे, मुझे इधर ही पढ़ाना था, उसमें काम था मेरा बस। ठीक है, तो ये मैंने 1s बताया था तुम्हारे को, और ये मैंने 2s बनाया था। तो 1s में मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पूरा स्प्रेड रहता है ऐसे। अब देखो 2s में कैसे होता है।
दिस इज 2s। अब देखो तुम यहाँ पे ये जो है ना, ये तुम्हारा ऑर्बिटल है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो जो स्पेस खाली है, जो स्पेस खाली है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल नोड। अभी आपने पहली बार ये वर्ड सुना होगा, नोड, है ना? नोड का मतलब बताता हूं आपको। नोड जो है ना, नोड का मतलब होता है रीजन ऑफ स्पेस in which the probability of finding the electron is minimum or zero। क्योंकि इस स्पेस में जहां पे आपको खाली जगह दिख रही है, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या तो बहुत कम होगी या फिर जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको सर्टेन डिस्टेंस पे मिलेगा। याद है अपन ने रेडियस निकाला हुआ है ऑर्बिट का, तो क्या ऑर्बिट का रेडियस ऐसा आता है क्या 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूएशन में आता है? हाँ, पहले ऑर्बिट का रेडियस याद है 53 आता है, दूसरे वाले का रेडियस डायरेक्ट 212 आता है, बीच के वैल्यू कुछ भी नहीं आता है, मतलब देयर इज अ गैप, गैप ऐसा दिखाते हैं, समझा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये 2s हो गया। अब सोचो अगर ये 3s बनाऊंगा तो इससे और बड़ा साइज का होगा वो, उसमें कितने नोड आएंगे मालूम है? 2 नोड आएंगे। तो अगर आपको कोई पूछे 2s में कितने स्फेरिकल नोड है, तो स्फेरिकल नोड इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट अबाउट 1s? ये जीरो, करेक्ट। इसमें कोई स्फेरिकल नोड नहीं है, 1s में स्फेरिकल नोड जीरो है, कोई नोड ही नहीं है। 2s में एक नोड आया, ये वाला रीजन। अगर 3s बनाएंगे ना तो फिर 2 नोड आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है सीईटी में, इसलिए बता रहा हूं तुम्हारे को। अभी मान लो ये 3s है आपका, तो 3s में ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? तो आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ना, ऐसा न्यूक्लियस के नजदीक मिलेगी, ठीक है? फिर उसके बाद वापस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे मिलेगी, फिर उसके बाद वापस फिर एक सर्टेन डिस्टेंस पे मिलेगी।
ऐसा, ये 3s है, तो 3s के अंदर कितने नोड आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना। हाँ, तो इधर स्फेरिकल नोड 2 है, एक तो ये वाला नोड है, बराबर है कि नहीं, ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, ठीक है, तो 2 नोड्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्फेरिकल नोड इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी में कि 3s के अंदर कितने स्फेरिकल नोड होते हैं, तो उसका आंसर 2 है। मतलब आप समझो 4s के अंदर कितने होंगे, फिर 3 होंगे, मतलब जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम स्फेरिकल नोड होगा, समझा? ऐसे दिखता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ओके, और है ना, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ये भी इसी में लिख लेना तुम लोग कि एज दी वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, n मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, द साइज ऑफ s ऑर्बिटल increases. And also energy of orbital increases. समझा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से एक तो साइज बढ़ेगा, जो कि आपको दिख भी रहा है अभी, 1s से बड़ा 2s है, 2s से बड़ा 3s है, और उसके साथ साथ एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है ना, अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है एनर्जी इंक्रीज होती है। अच्छा, शेप बढ़ेगा क्या, शेप चेंज होगा क्या? नहीं, शेप तो स्फेरिकल ही है, शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइज में चेंजेस आएगा और एनर्जी में चेंजेस आएगा। क्लियर हो गया? डन, समझ गया ये? चलो अभी हम लोग जाएंगे p ऑर्बिटल का शेप ड्रॉ करेंगे, p ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल। चलो ध्यान दो, पहले तो इसके शेप को है ना डम्बेल बोला गया है, डम्बेल शेप, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईच p सबशेल constitute 3 p orbitals designated as px, py and pz। p के 3 ऑर्बिटल है ना, तो उनका नाम देखो क्या दिया है, px, py, pz। अभी xyz आया मतलब क्या, 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। मतलब इससे ये समझा मुझे कि ये जो शेप है ना, इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। देखो तुमको याद होगा, अगर मैंने डिस्टिंग्विश में पॉइंट लिखवाया था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिस्टिंग्विश लिखा था हमने, उसमें मैंने लिखवाया था एक्सेप्ट s ऑर्बिटल ऑल अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, है ना। तो s क्यों डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो स्फीयर है। अभी इसका डायरेक्शन है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अच्छा सुनो, अभी 3 ऑर्बिटल मतलब 3 बॉक्सेस, ठीक है। 3 ऑर्बिटल का मतलब ऐसे 3 बॉक्सेस ऐसे बनाने का। इसका नाम रख देते हैं px, इसका नाम रख देते हैं py, इसका नाम रख देते हैं pz। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ये भी px हो सकता है, ये py हो सकता है, pz कुछ भी हो सकता है। बट हमने क्या किया, हमने ऑब्वियसली अपने को कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ ये अपने लिए px है,
तो अपन ने मान लिया कि ये वाला px है, ये py है, ये pz है। अच्छा, इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएंगे? -1, 0, +1, या फिर इसको +1 लिख दिया, अगर इसको अगर +1 लिख दिया तो ये 0 और ये, हाँ देखो ये कुछ भी हो सकता है भाई, मैंने तुमको पहले ही बोला है, अपना कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि पहला वाला ही -1 होगा, वो +1 भी हो सकता है, लास्ट वाला +1 होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो -1 भी हो सकता है। 3 वैल्यू आने चाहिए, 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल। अच्छा, अब ये तीनों ऑर्बिटल जब तक साथ में रहेंगे ना, इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिसका मतलब हुआ ऑर्बिटल्स विथ इक्वल एनर्जीज। मतलब इन तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है, इन तीनों की एनर्जी सेम है, इनका शेप भी सेम, समझ में आ गया? एनर्जी भी सेम। तो अब मैं इनको ड्रॉ करना बताता हूं तुम्हारे को। अभी 3 एक्सेस लेनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है? पी एक्स का मतलब क्या मालूम है? जो ऑर्बिटल बनाऊंगा ना, वो एक्स एक्सिस पे बनाऊंगा। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब वाई और जेड पे कुछ भी नहीं होगा। देखो ये एक्स एक्सिस होता है ना अपना, यहाँ पे अपने को ऑर्बिटल बनाना है। अभी ऑर्बिटल तुमको कैसे बनाना है सीख लो, ऐसा बनाना है। इसको बोलते हैं डंबेल, ठीक है? और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, लोब्स बोलते हैं इनको, LOBES। लोब्स मतलब वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ये लोब है, ये 2 लोब्स है। और ये जो अभी मैंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस है ना, कौन सी एक्सिस है? ये एक्स। ये कौन सी है भाई? वाई। और ये जेड। तो मैंने एक्स पे बनाया ना, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है पी एक्स, ओके? और देखो ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है जहां पे दोनों जुड़ रहे हैं, ये इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है? ये हो गया पी एक्स। अब ऐसे ही पी वाई बनाएंगे, पी वाई। तो y बनाना है तो y पे चाहिए, y ये है ना, ये पी वाई है। y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, पी वाई। और ऐसे ही अभी पी जेड भी बनाएंगे। तो z किधर बनेगा? इधर, ये z हो गया। z y x, समझा? तो जो पी एक्स ऑर्बिटल है ना, उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन से एक्सिस पे ज्यादा होगी? एक्स एक्सिस पे। पी वाई का मतलब
इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किधर होगी, वाई एक्सिस पे, और पी जेड का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन वहीं मिलेगा ना, एक्स और अभी जैसे जेड की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है आपका 3 ऑर्बिटल, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। और याद रखो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको नोड बोलते हैं, जहां पे दोनों जुड़ रहे हैं वो नोड है। पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। डन? चेंज करूं? तो अभी नेक्स्ट शेप जो हम लोग बनाने वाले हैं वो डी ऑर्बिटल का बनाने वाले। डी ऑर्बिटल जो हमारा तीसरा ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो है डबल डंबल शेप। डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है। और इसमें लिखो ईच डी सबशेल constitute 5 d orbitals designated as, अब इनके नाम देखो, पांचों ऑर्बिटल के नाम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल के 5 नाम, ये इनके नाम है। अब इनके नाम के हिसाब से मुझे यहां पे 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉक्सेस, 5 ऑर्बिटल मतलब 5 बॉक्सेस। इनके नाम लिख देंगे। पहले वाले का नाम क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, कुछ भी चलेगा। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम है, और लास्ट वाले का नाम है डी जेड स्क्वायर। अब अगर इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखेंगे हम तो -2 -1 0 +1 +2, याद आ रहा है कुछ, या फिर +2 +1 0 -1 -2। ये इनके प्रिंसिपल बोल रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज है। अब है ना, देखो तुम्हारे को एक और चीज बताता हूं, ये सब बुक में तुम्हारे है ही नहीं, बट मैं तुम्हारे को थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये 3 और वो 2 थोड़े से अलग है। ये जो 3 यहां पे तुमको दिख रहे, ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तीनों जो है ना कहां प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन दी एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस दिखा है यहां पे एक्स वाई, तो ना ये एक्स पे होगा ना ये वाई पे होगा, ये एक्स और वाई के बीच में होगा, ये एक्स और वाई के बीच में होगा। अब यहां पे डी वाई जेड लिखा है ना, तो ये वाई और जेड के बीच में बनेगा। ये जेड एक्स लिखा है ना, तो एक्स और जेड के बीच में बनेगा। लेकिन ये जो 2 लोग हैं ना, ये बनेंगे अलोंग दी एक्सिस, मतलब ये एक्सिस पे बनेंगे, ठीक है, ये एक्सिस पे बनेंगे, ये एक्सिस के बीच में बनेंगे, बट ये एक्सिस के ऊपर बनेंगे, ओके। और ये जो डी जेड स्क्वायर है ना, ये बेटा डबल डंबल नहीं है,
देखो ना वहां पे सिर्फ जेड लिखा हुआ है, डी जेड है ना, डी जेड लिखा है। देखो यहाँ पे दो दो नाम आ रहे हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, इधर सिर्फ क्या आ रहा है, जेड। ये जो पांचवा ऑर्बिटल है ना, ये एक्चुअल में डबल डम्बेल नहीं होता। अभी मैं आपको शेप ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन बिटवीन दी एक्सेस बनाएंगे और ये दो अलोंग दी एक्सेस। अगेन इनके बारे में एक और पॉइंट है कि इनको भी हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। मतलब इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है। जब तक एक साथ रहेंगे तब तक एनर्जी सेम होगी, ओके। हो गया, लिखा इतना सबने? हाँ, अभी इनका शेप ड्रॉ करेंगे अपन। नेक्स्ट देखो, तो पहला ऑर्बिटल क्या है, डी एक्स वाई। तो आपने को क्या करना है, ये मान लो आपका वाई सॉरी एक्स एक्सिस है और इसको मान लो कौन सा एक्सिस, वाई, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा ऑर्बिटल कहां बनेगा, अब डबल डंबेल बोला है, डबल डंबेल, डबल डंबेल का मतलब देखो क्या है, ये वाई है ना और ये एक्स है, ये एक, ये दूसरा, समझा? थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ऐसा बनेगा ये डबल डंबेल। तो इसका नाम है डी एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला वो है डी वाई जेड ना। तो काम करो ना, इसी को वाई मान लो और इसको जेड, ज्यादा टेंशन नहीं लेने, फूल बनाने आना चाहिए, डी वाई जेड। और डी जेड एक्स या एक्स जेड, एक्स जेड। समझा, बिटवीन दी एक्सेस बनता है। अब अलोंग दी एक्सेस वाले में नीचे बना, देखो अब जब इन्होंने बोला ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अभी ऑन दी एक्सिस बनेगा डबल डंबल, ऐसा। ऑन दी एक्सिस, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर जो बोल रहे हैं, मान लो ये जेड है, ये डी जेड स्क्वायर, और इसके ना सेंटर में ऐसे है ना, ऐसा आपको ना रिंग शेप नजर आएगा इस तरीके से। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी
मैक्सिमम, ये रिंग, ऐसा रिंग बनाते हैं। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर डबल डंबल नहीं है ना। देखो डबल डंबल मतलब एक ये ऐसे, इधर पे तो एक ही डंबल बनाया हमने। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, तुम्हारे बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखो लास्ट वाले में आपको रिंग नजर आएगा, बीच में एक रिंग नजर आ रहा है, डी जेड स्क्वायर। क्या 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 हाँ, इसमें भी होती है, बट अभी तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। इसमें बहुत सारी, इसमें नोड नहीं होता, इसमें नोडल प्लेन होता है। मतलब नोड तो यही हो गया जहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, इसमें नोडल प्लेन होता है। नोडल प्लेन मतलब एक प्लेन पास होता है जहां से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके, इसमें नोडल प्लेन होता है, बट वो अपने बोर्ड्स की सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब तुम जेई नीट के लेक्चर में बैठोगे ना, तब सिखा दूंगा। बस इतना याद रख लो, मतलब एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको। तो इसको है ना नोट में चाहिए तो लिख के रख लो। अगर कभी इन केस पूछा तो ऐसा कुछ पूछेगा ये आपको। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन बेसिकली एक इमेजिनरी प्लेन है जो आपके ऑर्बिटल के सेंटर से गुजरेगा। कहां से? सेंटर मतलब न्यूक्लियस, ऑर्बिटल का सेंटर मतलब न्यूक्लियस। और अगर वहां से वो प्लेन गुजरेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। तो खाली इतना बता देता हूं, नोडल प्लेन अगर आपको पता करना है तो याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन एल, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू। अब मुझे बताओ, ये डी ऑर्बिटल है, इसके लिए एल का वैल्यू कितना है? नहीं, एल का वैल्यू, डी है ना ये, तो डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 2। अरे डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है। गधो, भूल गए सब? अभी तो इतनी बार पढ़ाया तुमको। क्या बोला मैंने? 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, 3 मतलब एफ। तो डी के लिए 2 है ना। तो अगर आपको नोडल प्लेन कभी पूछा तो एल याद रखना, इज इक्वल टू एल होता है। जो एल का वैल्यू होगा वही उतने नोडल प्लेन उसमें होंगे। मतलब इन सबके पास कितने नोडल प्लेन है? 2, एक्सेप्ट दिस, इसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं है, 0 है। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा 0 है? देखो ये जो रिंग बता रहा है ना, रिंग, ये रिंग ऐसा घुमा हुआ है, इसका मतलब प्लेन कहीं से भी पास करूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा, क्योंकि उनका बोलना है कि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। अभी ये ऑर्बिटल है, इसके आसपास एक रिंग बना हुआ है। अब वो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, अब मैं कहीं से भी कट करूंगा इसको, कहीं से भी मैं प्लेन पास करूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ना। 0 कहां से होगा? इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा कहीं ना कहीं, इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन 0 है। यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है। बाकी सबके पास कितने नोडल प्लेन आएंगे? एल के बराबर, मतलब 2। नोड के पास नहीं है, नोड के आसपास है। नोड इसको बोलेंगे, ये नोड है जहां पे 2 जुड़ रहा है। वो 3D है ना, 3D है मतलब कि अभी ये ऑर्बिटल है। ठीक है, तो रिंग इधर है, ये रिंग है, समझ में आ गया? इसको चिपका हुआ नहीं है वैसे, इससे दूर है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, समझा? तो नोडल प्लेन कितना आएगा? एल का वैल्यू क्या है डी के लिए? 2। तो 2 नोडल प्लेन आएंगे, इधर भी 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे, बट इधर पे 0, कोई नोडल प्लेन नहीं आएगा। हो गया लिखा सबने? यहां पे भी सेम मैं आपको बता रहा हूं, वापस सुनना ध्यान से। देखो डी कहां से स्टार्ट होता है? डी स्टार्ट कहां से होता है? थर्ड शेल से, 3D, फिर फोर्थ में आता है 4D। तो अगर आपको पूछ लिया 3D और 4D में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या आंसर दो? 3D और 4D में
किसकी एनर्जी, हाँ 4d की ज्यादा है, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका ज्यादा है। अगर आपको पूछेंगे साइज के बारे में तो क्या आंसर दोगे? 4d का साइज बड़ा होगा। आपको पूछेंगे शेप के बारे में, हाँ अबे शेप तो सेम रहेगा गधो, शेप तो डी का डबल डम्बेल ही रहेगा, साइज बढ़ेगा ना खाली, और क्या, शेप चेंज नहीं होगा, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, कुछ भी हो, एनर्जी बढ़ती है, साइज बढ़ता है, शेप नहीं चेंज होता, शेप रिमेन सेम। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? एफ अपने को ड्रॉ नहीं करना है, एफ अपने सिलेबस में नहीं होता, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके अंदर है ना, अभी ऐसे अपने 2 डंबल बनाए ना, उसमें 3 डंबल आते हैं एफ के अंदर, और वो ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा दिखता है वो। ये देखो, दिख रहा है क्या? 7 ऑर्बिटल दिख रहे हैं क्या? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हम ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? ये 7 एफ के ऑर्बिटल है, इनके शेप, तो ये किसी सिलेबस में नहीं होते क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती हमारे को। क्या होता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, 2 सीरीज से बना हुआ है, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। अब है ना, लैंथेनाइड सीरीज जो है वो तो ठीक है, मतलब वो पढ़ लेते हैं हम लोग, एक्टेनाइड हम लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि एक्टेनाइड सीरीज में ना मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मैनमेड, सारे मैनमेड है मोस्टली। और दूसरा ये है कि ऑल एलिमेंट्स इन एक्टेनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, रेडिएशन एमिट करते हैं। तो एफ के बारे में हम ज्यादा कुछ स्टडी नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमारे लिए अननोन है। तो लैंथेनाइड सीरीज पढ़ते हैं, इसलिए एफ के बारे में हमको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, अपने को एस, पी और डी पे क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। ओके, तो ये ऐसा दिखता है। बैटरी लो दिखा रहा है, चार्जर तो लगा हुआ है। अरे बाप रे, अरे चार्जर उधर है, वो पता है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, हो गया। ओके, तो ये अपने को ड्रॉ नहीं करना है, यहां तक क्लियर हो गया? समझा? ड्रॉ किया ना सबने? ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट ये है, अब हमने क्या क्या सीख लिया, ऑर्बिटल का शेप सीख लिया, अब ऑर्बिटल की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो अगला टॉपिक जो है ना, वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो इसमें ना 2 चीजें बता रहा हूं तुम्हारे को। पहला पॉइंट ये है कि दी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। पहले ये समझते हैं, ध्यान से सुनना। जब ऑर्बिटल की एनर्जी का पता लगाना था ना, अभी अपने पास बहुत सारे ऑर्बिटल है, 1s 2s 2p, है ना, तुमने देखा ना, टेबल में लिखा था मैंने।
तो हाइड्रोजन एटम के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बराबर, तो जब उसमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकाला गया ना, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल था वो था 1s। ऑब्वियसली 1s होगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। उसके बाद बोला इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की। यहां पे देखो इन्होंने क्या लिखा, 2s और 2p की एनर्जी इक्वल है। इक्वल लिखा ना, क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि ये लोग सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे एनर्जी डिसाइड कर रहे थे। अब 2s और 2p दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो मान लिया कि दोनों की एनर्जी, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है, क्योंकि s का शेप अलग है, p का शेप अलग है, s की एनर्जी अलग है, p की एनर्जी भी अलग है, बट उन्होंने क्या माना, सेम माना। अब इसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट आगे ऐसा लिखा, 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू, तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है ना, इक्वल मान लिया सबको, जबकि ये भी सही नहीं था। फिर उसके बाद 4s 4p 4d 4f, ये जो एनर्जी का ऑर्डर है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब आपको बताता हूं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, व्हाट इज मीन बाय मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब आए, है ना, तो पता चला कि द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स both on principal quantum number and azimuthal quantum number। ये पता चला कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना एटम में, तो एनर्जी डिसाइड करने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी लगेगा। और तब जाके एक रूल इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था N+L रूल। और N+L रूल क्या बताता है? N+L रूल बताता है टू डिसाइड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड करनी थी, तो N+L, व्हाट इज N? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज L? एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना। अब देखो एक्चुअल अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुमको कि एनर्जी कैसे डिसाइड की गई। ओके, सुनना अभी ध्यान से, एग्जाम्पल समझ गया तो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। अच्छा, हमने बोला कि 1s की एनर्जी सबसे कम है और उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? चलो अभी प्रूफ होएगा ये, अब इधर सामने सामने L+N+L से प्रूफ करेंगे। मुझे बताओ 1s में n का वैल्यू कितना है? 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना। तो n का वैल्यू बेटा 1 है और s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो इनका सम कितना आया? 1। इसमें n का वैल्यू 2 है, वापस s लिखा हुआ है, तो s के लिए l का वैल्यू 0, 2 आया। तो N+L रूल बोलता है कि जिसका N+L का वैल्यू मिनिमम होगा, है ना, 1 वैल्यू आया ना इसका, जिसका N+L मिनिमम होगा वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा, और जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा भाई? हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब ये वाला आपका हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हुआ, या हायर लिखो, लोअर 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 के हाईएस्ट की जगह हायर लिखो, हायर एनर्जी ऑर्बिटल लिखो, हायर
एनर्जी ऑर्बिटल। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का ऑर्डर मैं कैसे लिखूंगा? क्या मैं ऐसा लिखूं? क्या ये सही है? 1s लेस देन 2s, इसका एनर्जी 2 आ रहा है। समझा कि नहीं समझा? अब देखो इन दोनों में प्रॉब्लम था ना, अपने को इक्वल बताया था ना। अब हम डिसाइड कर सकते हैं 2s की एनर्जी कम है क्या 2p की एनर्जी कम है। ओके, तो मैं बाजू में लिखता हूं उसको भी। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं 2s एंड 2p। चलो इनको n प्लस एल से कंपेयर करते हैं। अब 2s के लिए n का वैल्यू क्या है? 2, और s के लिए l का वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 2 आ गया। बट बेटा इधर 2 प्लस 1 आएगा, आएगा 1, क्योंकि p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। तो अब तो समझ में आ गया ना किसकी एनर्जी कम है? समझ गया? मतलब ऊपर वाला जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और नीचे वाला हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो फिर मुझे बताओ 2s की एनर्जी कम हुई और 2p की एनर्जी ज्यादा। समझा? अभी ऑर्डर चेंज हो गया। अब मैं इक्वल लिख सकता हूं क्या? चलेगा इक्वल? नहीं, 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की कम है। समझा? अभी 2p और 3s को कंपेयर करेंगे, 2p को 3s से कंपेयर करेंगे। 1s जो है ना वो लोएस्ट है, सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, क्योंकि 1s के पहले कोई ऑर्बिटल है क्या? वो लोएस्ट है, उससे कम एनर्जी किसी की नहीं है। फिर एनर्जी बढ़ती है ना, तो अपन ने देखा 1s 2s में 2s की एनर्जी ज्यादा थी, फिर 2s और 2p को कंपेयर किया तो 2p की ज्यादा थी। अब 2p को 3s से कंपेयर करेंगे। हाँ वही तो, इसलिए तो बताने का मेरे को। इक्वल आएगा, अभी इक्वल आएगा तो क्या करने का? हो गया? हो गया, लिखा सबने? ये ऑर्डर अभी याद रखना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना है वो यहीं से डिसाइड होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से डिसाइड होगा। चलो अभी नेक्स्ट बताता हूं। अभी मैं 2p को कंपेयर करने वाला हूं 3s से। ओके, तो देखते हैं। तो यहां लिख दो 2p, यहां लिख दो 3s। तो बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 3 आएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 0, तो 3 आएगा। अब ऐसे केस में हमको क्या बोला गया, क्योंकि दोनों का n प्लस एल का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसे केस में बोला गया कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉलर होगा उसकी एनर्जी लो रहेगी। n का वैल्यू चेक करो, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है? ये है ना? समझा कि नहीं समझा? कॉमन सेंस है भाई, क्योंकि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो इधर पे लोअर एनर्जी वाला कौन है फिर? हाँ 2p लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और ये हुआ आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो इस केस के बारे में मैं एक पॉइंट लिख के देता हूं, क्या याद रखना है इसमें? if n plus l value of 2 or more subshells are same, बराबर? इफ n प्लस एल वैल्यूज ऑफ 2 और मोर सबशेल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम आता है, देन the subshell with the
minimum value of principal quantum number has the lower energy। समझ में आ गया? क्लियर? 3s के बाद कौन है? 3s और 3p भी इक्वल लिखा है ना? चेक करते हैं अभी 3 और सिर्फ 3p में कौन ज्यादा है कौन छोटा है। चेक करो भाई, 3s और 3p। तो 3s में आएगा 3 + 0, 3 आ गया। इधर आएगा 3 + 1, ये तो 4 आ गया, है ना? अच्छा यहाँ पे लिख दो, ये मैंने लिखना भूल गया, इधर लिख दो ऐसे 2p < 3s। तो यहाँ पे तो इजीली समझ में आ गया ना। इधर पे क्या समझ में आ गया? 3s की एनर्जी कम है, 3p की एनर्जी ज्यादा है, बराबर है। अब बेटा ये सब हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमको लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन फिल करना था। तो ये सारी जो एनर्जी है N+L रूल, ये बताने वाला एक साइंटिस्ट है। अभी मैं उसी के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है? हो गया सबका? लिख के लिखा सबने? हाँ। ये जो सारा हमने जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने, अफबाउ नाम है उसका, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल आपको ये मिलेगा पेज नंबर 49 पे, ठीक है? पेज नंबर 49 पे। इसका क्या बोलना है मालूम है? ये बोलता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन subshells, filling of electron in subshells take place in increasing order of एनर्जी लेवल्स। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख के देता हूं आगे, दैट इज, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर into the lower energy subshell, ठीक है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां एंटर करेगा? अबे इंक्रीजिंग एनर्जी में बोल रहा है ना, तो सबसे पहले लोअर में जाएगा, लोअर फिल हो जाएगा, उसके बाद जाएगा हायर में, है ना? तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इनटू दी लोअर एनर्जी सबशेल, ठीक है? एंड देन it goes into the higher energy subshell।
और ये ऐसा होगा कि जब तक आपका लोअर एनर्जी सबशेल पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, समझा? तो इसको है ना उसने एक पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बना के दिया हमको, वो फॉर्मेट आपके बुक में बना है, अभी मैं बनाने वाला हूं, ठीक है? वो फॉर्मेट देखो क्या है, ऐसा कुछ बना के दिया उसने, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p। जिसको ये आ गया ना वो कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भूलेगा। देखो एक्चुअली देखा जाए ना ये 7s पे रुकता नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है। मैंने 7 क्यों लिया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो भी मैंने बनाया यहाँ पे ये आपके पीरियोडिक टेबल से कनेक्ट करता है, पीरियोडिक टेबल। ये पहले मैंने 7 क्यों लिखा मालूम है? बिकॉज वी हैव 7 पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, ठीक है, 1 से लेके 7 तक। अब मुझे बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो अगर यहाँ पे मैंने 7s लिखा हुआ है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14, बराबर। p मैंने देखो यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ से स्टार्ट किया। उसका रीजन ये है फर्स्ट पीरियड में p ब्लॉक आता ही नहीं है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ s आता है। अभी आप बोलोगे सर क्यों? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तब बताऊंगा मैं। p एक्चुअल में स्टार्ट होता है सेकेंड पीरियड से, लिथियम। फर्स्ट पीरियड में ना p ब्लॉक में एक एलिमेंट है उसका नाम है हीलियम, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, तो सिखाऊंगा मैं आगे। अब इधर देखो जरा, p के कितने इधर 1 2 3 4 5 6, 2 से लेके 7 तक है ना, हर एक p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इधर कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 36, और पहले के कितने? 14, कितने हो गए? 50 हो गए। d में देखो कितने, d में 4 ही है ना, हर एक d में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 10, तो कितने हो गए? 40, 50 प्लस 40 90। f में कितना जाता है? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने f है इधर? 28, 90 में 28 ऐड कर दो, कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? 118, 118। ये जो है ना ये आपको बता रहा है s ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? ये आपको बता रहा है कि p ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 36 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। d ब्लॉक में 40 लिखा है ना, 40 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और f ब्लॉक में होते हैं 28 एलिमेंट्स, क्योंकि लैंथेनाइड में 14, एक्टिनाइड में 14। ये वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका लास्ट पार्ट बाकी है, वो ये है कि सिर्फ लिखना नहीं है, इधर एरो बनाना है बेटा। और एरो है ना जरा ढंग से देख के बनाना मैं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई ना तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे एरो बनाना है, क्योंकि एरो एनर्जी के ऑर्डर को बता रहा है। एरो किसको बता रहा है? एनर्जी का ऑर्डर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 1s में, सबसे लोएस्ट, उसके बाद वो एंटर करेगा 2s में, फिर 2s भर जाएगा ना तो किधर जाएगा मालूम है? 2s भरने के बाद वो जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s, 3s भर गया ना 3p, 3p के बाद 4s, फिर 4s फिल हो गया 3d का नंबर आएगा, फिर 4p, फिर 5s, ये ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ गया? 118 एलिमेंट भर सकते हो आप। तो अपने को है ना एनर्जी का ऑर्डर मिल गया, अपने को पता चला 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा 2s है, उससे ज्यादा 2p है, फिर 2p के बाद कौन है? 3s, 3s के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है क्या?
देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल में एंटर करेगा और उसके बाद वो हायर एनर्जी में जाएगा। समझ में आ गया? 3p के बाद किसकी एनर्जी है? 4s, 4s के बाद 3d। चलो 3d के बाद कौन है? 3d के बाद कौन है? 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d और लास्ट में 7p। ये आपका लोएस्ट और ये आपका हाईएस्ट एनर्जी वाला सबशेल है 7p। ओके, और बेटा ये n+l रूल है ना, इसी का दिया हुआ है, समझा? ये पूरा जो एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड किया ना इसने, ये n+l रूल से डिसाइड किया है। आपको n+l रूल देखना है ना, ये देखो यहाँ पे पूरा टेबल बना के दिया है, जो हमने किया ना वो इधर पे। समझा? ये क्लियर हो गया? ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो अब ये जो मैंने तुमको सिखाया इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, और इसको लिखने के लिए एक है ना जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले मैं बताता हूं। व्हाट इज दैट जनरल रिप्रेजेंटेशन? देखो ऐसा लिखने का, n l के पावर में x। अब इसका मीनिंग समझ लो पहले, फिर बाद में मैं बताता हूं आगे क्या करना है। n जो है ना, n ये शेल का नंबर बताता है, ये सबको मालूम है। और शेल का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3, यस और नो? और ये एक्चुअल में कौन है? ये एक्चुअल में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल का नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है। एल क्या बताता है? एल बताता है सबशेल के बारे में, और सबशेल एल से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 बराबर। और ये कौन है बेटा? यस, ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर है। और जो ऊपर x लिखा है ना, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। समझा? आप जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पावर में लिखेंगे, x। यही आपका कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मुझे सबसे पहले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका नाम है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है? 1s1। अब इसमें जो ये वाला 1 है, ये क्या बता रहा है? शेल का नंबर, फर्स्ट शेल। s क्या बता रहा है? सब शेल। और ऊपर 1 लिखने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। समझा? तो अगर मुझे फिर हीलियम का लिखना होगा तो मैं क्या लिखूं? 1s2। 2 लिखना पड़ेगा ना, s कंप्लीट किधर हुआ?
जब तक आपका एस कंप्लीट नहीं होगा आप नेक्स्ट वाले सब शेल में नहीं जा सकते। एस में 2 भर सकते हैं ना? क्या हुआ बोल? क्या 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 बैलेंस नहीं होगा? क्या बैलेंस मतलब क्या बैलेंस? कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का लिखा जाता है, कंपाउंड्स का नहीं। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप 10th स्टैंडर्ड में खाली क्या लिखते थे? 2। अभी आप क्या लिख रहे हो? 1s2। 1s2 देखो ये डिटेल वर्जन है। 1 का मतलब है हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, शेल का नंबर मतलब पीरियड का नंबर। मैंने 7 लिया था ना वहां पे, एस क्यों लिया था? 7 पीरियड है, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड नंबर 1। क्या हीलियम पीरियड नंबर 1 में आता है? यस। बट एक प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बताता हूं तुमको। ये एक्सेप्शन क्यों है पता है? एक्चुअली ना हीलियम पी ब्लॉक में होता है। किसमें होता है? हाँ, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी तुम लोग को याद है कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों है? ये हमें नोबल गैस है। ये नोबल गैस के लिए ग्रुप नंबर 18 बनाया गया है, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब प्रेजेंट है ना? अब यार चेक करो, इसका इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा है, जबकि जाना चाहिए था उसको पी में। क्यों मालूम है? जो एलिमेंट एस ब्लॉक का है ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही जाता है, और जो एलिमेंट पी ब्लॉक का है ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। जो एलिमेंट डी ब्लॉक का है ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। लेकिन अभी हीलियम जो है ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। एक्सेप्शन समझता है? मतलब ये हमारे बाकी कॉन्फ़िगरेशन से अलग है। अब सोचने की बात है कि यार फिर इसको एस ब्लॉक में क्यों नहीं रखा हमने? नहीं रख सकते, क्योंकि एस ब्लॉक में सारे मेटल्स प्रेजेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और ये है नोबल गैस, तो इसकी प्रॉपर्टी तो नोबल गैस से मैच करेगी। तो पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया गया है? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में हीलियम को रखने का रीजन क्या है? कि वो एक नोबल गैस है, तो उसके साथ बाकी के नोबल गैस भी सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इसलिए उसको ग्रुप नंबर 1 में या 2 में नहीं रख सकते। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? ये एक्सेप्शन है बेटा। अब देखो यहां पे आपका 1s2 खत्म हो गया, 1s2 खत्म हो गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। क्या लिथियम फर्स्ट पीरियड में आता है? नहीं, सेकेंड पीरियड में। तो आप देखो 1s के बाद किसका नंबर है? 2s का नंबर है। अच्छा 2s क्यों आया? 2p पहले क्यों नहीं आया? अपन ने एनर्जी निकाला ना। तुम किसी भी पीरियड को उठा लो, हर पीरियड s से स्टार्ट होता है। पहले s ब्लॉक आता है, फिर आता है बीच में d, फिर आता है p, ऐसा होता है। तो अब जो आपका लिथियम है ना, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है ना। अब तुम 1s2 भर चुके हो पहले से ही, तो फिर तुम्हारे को करना क्या है? 1s2 2s1, जिसको आप स्कूल में 2,1 लिखते थे। अरे 2,1 लिखते थे इसको, बट अभी तुम क्या लिख रहे हो? 1s2 2s1। 2s1 क्या बता रहा है पता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ना, शेल का नंबर 2 है, मतलब लिथियम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। चेक कर लेना, पीरियोडिक टेबल उठा के मालूम पड़ेगा, सेकेंड पीरियड में आता है। एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का है? यस, लिथियम एस ब्लॉक का ही है। और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना 2s1 का, बेटा इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पढ़ा होगा 10th में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन से मुझे क्या पता चला? लिथियम का पोजीशन सेकेंड पीरियड में आता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है, और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, फर्स्ट ग्रुप का है वो। अब बताओ लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या आएगा? 1s2 2s2, और क्या 2s कंप्लीट करना पड़ेगा ना।
2s2। इसके बाद आएगा बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। अब बेटा 1s2 और 2s2 तो भर चुका ना, अब पांचवा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा चेक करो, 2s के बाद 2p का नंबर है, सो इसका मतलब 2p1। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, बोलो। p में कितने, p में सिर्फ p, अरे p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, 6। अभी तुमने एक ही फिल किया है, अब इसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 6। अभी आपको अगले 6 एलिमेंट तक जाना है। अभी ये बोरॉन हो गया, बोरॉन के बाद क्या आएगा, कार्बन। कार्बन के लिए क्या आएगा मालूम है, 1s2, 2s2, 2p2। अबे जब तक p कंप्लीट नहीं होएगा तुम आगे कैसे जाओगे, तुम्हारा p तो इनकम्प्लीट है ना, अभी 6 होने चाहिए उसमें मैक्सिमम। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। उसके बाद आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। और लास्ट में आता है नियॉन, 1s2, 2s2, 2p6। समझा कुछ, क्या वहां पे p6 कंप्लीट हो गया, हो गया ना कंप्लीट। अब देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये इनके बैलेंस शेल है। बैलेंस शेल समझता है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। वहां पे आपका सेकेंड पीरियड खत्म, क्योंकि p6 हो चुका है ना, सेकेंड पीरियड खत्म हो गया। नियॉन पे आपका सेकेंड पीरियड खत्म होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब आगे और भी बहुत डिटेल में है, बट आज के लिए बस हो गया, ये लिख लो। फिर अगले क्लास में इसको खत्म कर दूंगा, थोड़ा ही बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ओके। और है ना संडे को इसका टेस्ट रहेगा, संडे को टेस्ट है। अगले क्लास में इसको कंप्लीट करके मैं ना इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा आपको सीईटी के, और थियरी पेपर का टेस्ट होगा संडे को, और उसके वर्कशीट के क्वेश्चन तुम्हारे को आज अपलोड कर दिए जाएंगे ऐप के ऊपर, इसके पूरे चैप्टर के, ठीक है। उसको घर पे जाके पढ़ लेना अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अभी बहुत बाकी है, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आगे का। अभी तो अपने 10 तक ही किया हुआ है, अपने को 30 तक जाना है, 30 तक। रुको एक बार अटेंडेंस जरा वेरीफाई करने दो। तो बंद कर दिया, स्टॉप किया।